बच्चों, in this video we will be discussing the MCQs of mock test paper 2 January 2025 attempt। बेटा केस सिनेरियो वन आपको दिया गया। एक्सीलेंस लिमिटेड जो है वो एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स फॉर सेलिंग। कंपनी ने कमेंस करा एक नया प्रोजेक्ट और एक्सपेंसेस दे रखे हैं। हमेशा बेटा मैं क्या कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करो, फिर केस स्टडी पढ़ा करो। चलो देखते हैं। उसने पूछा है एट द एंड ऑफ ईयर वन, मुझे तो बिल्डिंग कैसे क्लासीफाई करेंगे। ईयर वन के एंड में प्रोजेक्ट की वैल्यू पूछी है। ईयर टू के एंड में कह रहा है कि अगर इंटेंशन है कि बिल्डिंग को हम एज कॉर्पोरेट ऑफिस यूज करेंगे तो कैसे क्लासिफाई करोगे। और ईयर टू के एंड में प्रोजेक्ट की वैल्यू पूछी है। चलो अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर था क्या। बेटा रियल इस्टेट कंपनी थी। रियल इस्टेट कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट सेलिंग के लिए। तो उसके लिए तो देखो बेटा सीधी सी बात है, ये इन्वेंट्री रहेगा। तो जो बिल्डिंग्स है इसके इन्वेंट्री होगी। तो पहले का आंसर क्या होना चाहिए फिर? ए, इन्वेंट्री। दूसरा उसने पूछा है कि ईयर वन के एंड में प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं बेटा ईयर एंड वन के एंड में खर्चा क्या क्या होगा। बेटा आपने प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ की जमीन ली। तो ये जो 10 करोड़ की जमीन आपने ली है वो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने इनकर करी 25 की, तो ये 25 करोड़ भी आपका क्या बनेगा? इन्वेंट्री का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। कंपनी ने 10 लाख रुपए का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए करा। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज जो है के लिए जो खर्चा करा गया है वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता है, तो ये नहीं आएगा। आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के एंगल से सोचना शुरू करना है आप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है ईयर वन के एंड में और उसकी एनआरवी गिवन है 40 करोड़। बेटा कॉस्ट इज 35 करोड़। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है। और एनआरवी जो है दैट इज 40 करोड़। आप जानते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो विथ लोअर बीइंग 35 करोड़, तो 35 करोड़ आपका क्या आ जाएगा? प्रोजेक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर टू, अगर कंपनी की इंटेंशन ये है कि वो बिल्डिंग को कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह यूज करना चाहता है, तब उसको कैसे क्लासीफाई करके चलेगी? बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लासीफाई करके हम चलेंगे। ठीक है, अगला कहता है एट द एंड ऑफ ईयर टू प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलो ईयर टू के एंड में प्रोजेक्ट की वैल्यू देख लेते हैं। वो कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर कंपनी ने डिसाइड करेगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस का यूज करेंगे। कंपनी फर्दर इनकम करती है 50 लाख रुपए मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस ताकि उसको कॉर्पोरेट ऑफिस का यूज करा जा सके। तो बेटा देखो 35 करोड़ तो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी थी। आपने इसके ऊपर 50 लाख रुपए का और खर्चा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 35.5 करोड़। तो 35.5 करोड़ बेटा आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। अब देखो बेटा अगर किसी बच्चे ने बाय चांस पहले पार्ट का आंसर यानी ईयर वन के एंड में आंसर गलत दिया होता, हो सकता है कि वो अगले का भी आंसर क्या देता? गलत दे देता। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। सुपर कोल लिमिटेड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंगेज है मैन्युफैक्चर करने में इको फ्रेंडली इक्विपमेंट। 1 अप्रैल 2023 को कंपनी ने ग्रांट रिसीव करी है 20 करोड़ रुपीज की गवर्नमेंट से, विच इज 25% ऑफ टोटल कैपिटल आउटले ऑफ द कंपनी। चलो AS12 के ऊपर बेटा क्या है क्वेश्चन है, इतना मुझे समझ में आ गया पहला पैराग्राफ पढ़ के। अब एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं फिर देखते हैं बेटा। ठीक है, कह रहे हैं द ग्रांट ऑफ 20 करोड़ रिसीव बाय द कंपनी शुड बी प्रेजेंटेड एज। ठीक है, कह रहे हैं जो ग्रांट मिली है कंपनी से, और AS12 ग्रांट की बात हो रही है बेटा। उसके अलावा देखो बेटा बोरो करा हुआ है कुछ पैसा, प्लांट एंड मशीनरी भी एक्वायर करी हुई है। तो यहाँ पर आपके पास मैं कह सकता हूँ कि AS10 का भी मिक्स है, ये AS12 का भी मिक्स क्वेश्चन है। 20 करोड़ की ग्रांट जो मिली है कंपनी को उसको कैसे प्रेजेंट करोगे? 20 करोड़ की ग्रांट बेटा मिली किसके लिए? 1 अप्रैल 2023 को कंपनी को जो ग्रांट मिली है 20 करोड़ की, वो 25% ऑफ टोटल कैपिटल है। तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की नेचर का हो गया, तो कहां जाना चाहिए बेटा? कैपिटल रिजर्व में। अगला कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी जो हमने एक्वायर करा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी 31 मार्च 2024 को। चलो देखते हैं बेटा क्या लिया हुआ। कह रहे हैं कंपनी ने क्या करा है? 10 करोड़ रुपए की बोरविंग करी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा है 1 लाख रुपए का। कंपनी ने क्या करा? प्लांट एक्वायर करा है फ्रॉम द फंड्स फॉर 10 करोड़। बेटा 10 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्लांट लिया। कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे लगाए। 1 करोड़ इंस्टॉलेशन पे लगा दी, तो टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल हो गया ये 11 करोड़ हो गया। ठीक है बेटा, तो 11 करोड़ आपको टोटल आ गया। कह रहे हैं कंपनी ने 10 लाख रुपए का खर्चा करा है प्रोफेशनल फीस के ऊपर जो कि नेसेसरी था इंस्टॉलेशन के लिए। तो बेटा ये भी एसेट को रेडी फॉर यूज पे लाने के लिए खर्चा नेसेसरी है, तो 10 लाख रुपीज का खर्चा ऐड करूंगा तो 0.10 और ऐड हो जाएगा, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? 10 करोड़ ही हो गया। कंपनी ने 50 लाख रुपए का अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा है, ये ऐड नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी कह रहे हैं रेडी फॉर यूज था सितंबर 30 को। बेटा 30 सितंबर को प्लांट जो है वो रेडी फॉर यूज था। ठीक है, अब 30th को अगर प्लांट रेडी फॉर यूज था, तो मुझे बताओ अब इसका क्या करके चलेंगे फिर। सर 30th को प्लांट जो है वो रेडी फॉर यूज है, तो सर हम एक काम करेंगे कि डेप्रिसिएशन दे रखी है आगे 10% की, यानी 11.10 करोड़ जो है वो मेरी कॉस्ट आनी चाहिए। लेकिन अब डेप्रिसिएशन मुझे दे रखी है 10% की। ठीक है, और 31 मार्च 24 को उसने वैल्यू मेरे से पूछी है, तो ये वैल्यू तो 30 सितंबर की है।
अब मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा कितने मंथ्स की, 6 मंथ्स की बच्चे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करी जाएगी, और 6 महीने की बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो कितनी आएगी, 11.10 करोड़। मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट कितना गिवन है बेटा, 10%। जरा 6 महीने की डेप्रिसिएशन बेटा कैलकुलेट करो, या सीधा सीधा मैं बोलूं तो 11.10 इंटू 10% डिवाइड बाई 2, तो ये 0.555 बेटा जरा आप लेस करोगे तो आपके पास कितना आ जाता है, 11.10 माइनस 0.55, ठीक है 5, तो ये आता है 10.545। बेटा चेक करो क्या ऐसा कुछ है, 10.54 करोड़। कह रहे हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50 लाख रुपए का, बेटा वो तो देखो कैसे ट्रीट करा जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ट्रीट करके चलोगे पीएनएल के अंदर। कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, plant and machinery has been acquired out of the government grant, so the same should be disclosed at nil value. Plant and machinery belong to the financial institution. Plant and machinery belong to the company and should be recognized as PPE. Plant and machinery should not be disclosed in the financial statement of the company at all. बोलो बेटा क्या होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी कंपनी को बिलोंग करता है, पीपीई के अंदर आना चाहिए। ठीक है बेटा, बेटा इजी सा केस स्टडी था, पहला केस स्टडी भी बड़ा इजी था, 8 नंबर फ्री का, ये वाला केस स्टडी भी बड़ा इजी था। ठीक है बेटा, एक बार केस जरूर पूरा पढ़ना है आपने, लेकिन मैंने आपको अप्रोच सिखा रखी है कि पहले क्वेश्चन रीड करा करो, फिर केस स्टडी को पढ़ोगे तो जल्दी होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है आपका मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के ऊपर टेस्ट करा हुआ था, और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि AS 10 के ऊपर आपकी टेस्टिंग यहाँ पर करी गई थी। चलिए बेटा आगे बढ़ सकते हैं। बेटा ये सुपर लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है, ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस अर्लियर आल्सो, तो ये रिपीटेड है, ये मेरे को ये आपको मिल जाएगा पहले भी किसी वीडियो के अंदर, तो इस वाले क्वेश्चन को बेटा अब हम दोबारा से इस टाइम पे नहीं करके चल रहे हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग विच हैव ऑलरेडी कवर्ड। आज जरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के ऊपर, लीज इज एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग लीजेस। बेटा देखो ये मैंने एक चीज देखी है बेटा, आपका आईसीआई जो है ये चीज ना कहीं टेस्ट करके चल रहा है, और भी मॉक टेस्ट पेपर या आरटीपीस के अंदर भी ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने ये चीज टेस्ट करी है, तो स्कोप बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं सर। लीगल ओनर ऑफ द एसेट कन्वेज टू द अदर पार्टी इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट द राइट ऑफ यूज फॉर एन एसेट एट एन एग्रीड प्राइस। lease licensing arrangement for items such as motion pictures, films, video recordings and lease agreement to use land। बोलो बेटा किसके ऊपर लगेगा। ठीक है, उसने पूछा क्या है कि लीज जो है वो किसके ऊपर लगेगा, बेटा बी के ऊपर। लीगल ओनर जो होता है एसेट का, वो कन्वे कर रहा है दूसरी पार्टी को कि रिटर्न कोई पेमेंट रहेगी या सीरीज ऑफ पेमेंट रहेगी और एसेट को यूज करने के लिए फॉर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। अगला कह रहे हैं डिविडेंड पेड बाय द कंपनी शुड बी डिस्क्लोज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे तो बेटा डिविडेंड जो है कंपनी पे करके चलती है, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी है चाहे नॉन फाइनेंशियल नेचर की कंपनी है, बेटा कहाँ जाना चाहिए, इट शुड बी इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगले पे आ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्या गिवन है, श्री राधे एंटरप्राइजेस फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ द पार्टली फिनिश्ड यूनिट इज 530। बेटा आप आपको कॉस्ट दे रखी है पार्टली फिनिश्ड यूनिट की कितनी है, 530। यानी यूनिट्स जो है 310 का और खर्चा करके बेचा जा सकता है। 750 आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, 750 बेटा आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, इसमें से मैं एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट माइनस कर दूं 8%, 750 का बेटा 8% जरा इसमें से लेस करो, तो 750 का 8% करते हो तो आता है 60। बेटा मैंने लेस कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, 690। इसमें मैं लेस कर दूं फर्दर जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन रहेगी यानी 310, तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा 380। ये 380 क्या कहलाएगा, एनआरबी। मेरी कॉस्ट कितनी है, 530। बोलो लोअर कौन सा, 380, तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये आपका क्या हो गया, जनवरी 2025 के मॉक टेस्ट पेपर के बेटा क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आपके खत्म हो गए हैं।